विशेष रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी है, लगातार अभी तक तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों का संविधान प्रदत्त आरक्षण ही 0-19 प्रभावी किया जा रहा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस सत्य तक उतारू है कि जो भारत सरकार के निर्देश पर बजट में प्रावधानित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान था या ट्राइबल कंपोनेंट प्लान था, उसके तहत बजट का मात्राकृत यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के अनुपात में बजट के धन में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के नाम पर धन अलग से आवंटित कर दिया जाता था। उसी क्रम में भारत सरकार ने इकतीस अक्टूबर 2005 को एक शासनादेश जारी किया। वह योजना आयोग भारत सरकार का पत्र था, जिसमें निर्देश दिया गया, राज्य सरकारों को निर्देश था कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आबादी के सापेक्ष स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत आवंटित धन से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का सर्वांगीण उत्थान और विकास के लिए अलग से धन प्रावधानित किया जाए। और उसी क्रम में उसमें गाइडलाइन दिया गया था कि बजट वर्ष 6 और 7 से दिए गए निर्देश के क्रम में योजना को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाए, जिसके क्रम में समय समय पर प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देश के क्रम में एक दूसरा पत्र आया 5 जुलाई 2007 को, जिसमें ये निर्देश था कि जिन क्षेत्रों में, जनपदों में या विशेष क्षेत्र विशेष में 50% या 50% से अधिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की आबादी है, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भारत निर्माण के अंतर्गत स्कूल, अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग तथा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी स्मॉल ट्रैक्टर्स, अन्य कृषि उपयंत्र संयंत्र, यहाँ तक कि पंपिंग से विद्युतीकरण, सीड्स, पेस्टिसाइड, उर्वरक आदि का भी विशेष प्राविधान करने का निर्देश था। और साथ ही साथ इनकी त्रिस्तरीय समय समय पर एग्जामिन करने का काम जिले स्तर पर जिलाधिकारी को, प्रदेश स्तर पर विभागीय मंत्री के नेतृत्व में गठित कमेटी को, जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में गठित कमेटी को और विकास खंड में
बीडीओ के नेतृत्व में गठित कमेटी को एक जांच समिति बनाई, यानी त्रिस्तरीय जांच समिति के माध्यम से समय समय पर इसके पर्यवेक्षण के कार्य सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था दी गई, जिसके क्रम में अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर में इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट के द्वारा दिए गए धन से मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ और भारत सरकार के निर्देश के क्रम में जो इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट का प्लान के धन से आवंटित धन से निर्माण हुआ विद्यालय मेडिकल कॉलेज, उसमें 70% आरक्षण अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के बच्चों को किया गया, क्योंकि वो धन ही अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के डेवलपमेंट के लिए निर्धारित धन से था। इसलिए इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट प्लान योजना के तहत बने हुए मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए 70% का आरक्षण किया गया। केंद्र के कोटे में 15% और पिछड़े वर्गों के लिए 15%, यानी जनरल के लिए 15% और 15% बैकवर्ड क्लास के लिए, शेष 70% अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए। वो इसलिए कि वो धन ही SC/ST डेवलपमेंट कोटे के पैसे से मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया गया। इन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में 70% धन स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल कंपोनेंट प्लान का धन लगा हुआ है। मात्र 30% धन इसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का। लेकिन अभी अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी और RSS ने मिलकर के अपने ही किसी व्यक्ति द्वारा एक रिट करा दिया और इसको चैलेंज दिया गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये वैध नहीं। जबकि ये बेईमानी है। जब सामान्य और EWS को 10% आरक्षण दिया गया, अगर वो वैध है तो पूर्व से दिया गया आरक्षण ये अवैध कैसे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी 80% माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन आज भी है। तमिलनाडु में भी आरक्षण 70% तक आज भी है। तो अगर अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के मद के धन से बना हुआ मेडिकल कॉलेज है और भारत सरकार के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज, जालौन मेडिकल कॉलेज और सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 70% सीटें आरक्षित की, तो अवैध कैसे? यानी RSS और भाजपा पूरी तरीके से दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी काम कर रही है। यद्यपि भारतीय संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए प्रदत्त आरक्षण को तो पहले से ही ये शून्य निष्प्रभावी कर रही है, लेकिन भारत सरकार के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2007 से लेकर के 2012 के अंतर्गत जो मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कराया और जिसमें एक कक्षाएं चली, उसी क्रम में 70% आरक्षण का अनुपालन उत्तर प्रदेश की सरकारें कोई भी रही अब तक कर रही थी। एकाएक RSS और भाजपा ने इस आरक्षण को भी खत्म कराने की एक साजिश रची, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर स्पेशल कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल कंपोनेंट प्लान के पैसे से 70% धन से ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, तो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए 70% आरक्षण भी वैध है, कानूनन वैध है। भारत सरकार का निर्देश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर 2009 में बजट प्रावधानित किया है और उस बजट के क्रम में ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। इसलिए
इन एससी स्पेशल कंपोनेंट प्लान और एसटी स्पेशल कंपोनेंट प्लान के मद से बनाए गए इन चारों मेडिकल विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के पद आरक्षण के साथ किसी प्रकार से खिलवाड़ न किया जाए, उसको खत्म करने की नापाक कोशिश न की जाए। अन्यथा भाजपा का जो दलित आदिवासी पिछड़ा विरोधी चेहरा है वो सबके सामने खुल करके आ जाएगा। इसलिए समय रहते मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं। और विशेष रूप से हमें यह भी जानकारी मिली कि आरएसएस भाजपा ने जो साजिश करके इसमें माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कराई है, क्योंकि जितने भी अधिकतम स्टैंडिंग काउंसिल या उनके चीफ स्टैंडिंग काउंसिल या रीजनल स्टैंडिंग काउंसिल ये ज़्यादातर आरएसएस बैकग्राउंड के आरएसएस बैकग्राउंड होने के नाते इस तरीके के मामले में वो सही तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के सामने नहीं रखते, जिसके अभाव में न चाहते हुए भी ऐसे निर्णय हो जाते हैं जिससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए चलाए गए सरकार की योजनाएं प्रभावित होती हैं। इसीलिए मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि जो भी सरकार की तरफ से इस प्रकार के केस की पैरवी करने वाले हैं वो सरकार का पक्ष मजबूती से रखें, अन्यथा बड़े पैमाने पर इससे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों का अहित होगा। इसीलिए आज ये मेरी मांग है कि जिसमें एससी एसटी के लिए 70% का आरक्षण, ओबीसी के लिए 15% का आरक्षण और जनरल के लिए 15% का आरक्षण की व्यवस्था भारत सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इन उल्लिखित चारों मेडिकल कॉलेजों में सुनिश्चित किया है, उसको यथावत बहाल रखा जाए, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाए। यह साजिश के तहत कोई याचिका पड़ी भी है तो चीफ इंजीनियरिंग काउंसिल, स्टैंडिंग काउंसिल या संबंधित गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी करने वाले वकीलों को इस बात की हिदायत दी जाए कि सरकारी पक्ष मजबूती से रखें। बनारस में आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई, क्या यह मामला 2022-23 का है। पहले लोअर कोर्ट के पहले वो तमाम थानों में एफआईआर करने की कोशिश की, नहीं हुई, लोअर कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट ने भी उनकी एफआईआर करने की एप्लीकेशन खारिज कर दी। उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में गए, शायद वहाँ पर उनको एफआईआर करने का निर्देश मिल गया है, अभी मेरे संज्ञान में है। क्योंकि मैं कानून में विश्वास करता हूँ, न्यायपालिका में विश्वास करता हूँ, कानूनी तौर पर उसमें क्या करना उचित होगा, उचित अवसर पर उचित कार्रवाई करने का प्रयास करूँगा। चलो 31 अक्टूबर 2005 को एक पत्र प्रदेश सरकारों को निर्गत किया था, जिसमें ये निर्देश दिया गया था कि जिन क्षेत्रों में 50% से ज़्यादा आबादी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की है, उन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास एवं प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकारें विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का शुभारंभ करा सकती हैं, जैसे स्कूल, अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेंटर के साथ साथ मंडल मुख्यालय पर पॉलिटेक्निक कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज, नर्सिंग, पैरामेडिकल, नर्सिंग ट्रेनिंग, एएनएम ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट एवं मेडिकल कॉलेज आदि की स्थापना करा सकते हैं, बशर्ते इस प्रकार के संस्थाओं में
70% धन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए निर्धारित स्पेशल कंपोनेंट प्लान योजना के अंतर्गत के 70% धन से निर्माण कराया जाएगा। यानी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए निर्धारित पैसा है, उसी पैसे से इनके कुल निर्माण का 70% धन खर्च वहन करेगी राज्य सरकार, यानी स्पेशल कंपोनेंट प्लान योजना, जिसके तहत सहारनपुर, अंबेडकर नगर, कन्नौज और जालौन 4 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई और भारत सरकार के ही निर्देश पर इनको इन कॉलेजों में 70% निर्माण में धन भी दिया गया और कॉलेज बनने के बाद भारत सरकार के निर्देश के क्रम में ही 70% SC ST स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन भी तय किया गया। तब से लगातार ये व्यवस्था चली आ रही है। अभी अभी हमें जानकारी मिली RSS और भाजपा के साजिश के तहत इन्होंने अपने किसी वर्कर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करा करके इस रिजर्वेशन पॉलिसी को चुनौती दी है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन EWS को जब 10% का आरक्षण आया तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहाँ गई थी? आज भी AMU में माइनॉरिटीज के लिए 80% का रिजर्वेशन है। तमिलनाडु सहित साउथ के तमाम प्रदेशों में रिजर्वेशन कहीं 60%, 65%, 70%, यहाँ तक कि कहीं 79% रिजर्वेशन आज भी दिया जा रहा है। तो वहां पर अगर ये व्यवहारिक और वैध है तो उत्तर प्रदेश की 4 मेडिकल कॉलेजों में भी यह संवैधानिक भी है और वैध भी है। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले जो चीफ इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियरिंग काउंसिल हैं, वो सब RSS और भाजपा पृष्ठभूमि के हैं। इसलिए सही तथ्यों को माननीय उच्च न्यायालय पटल पर लाने से वो कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखी हुई है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में ले और सरकार का पक्ष रखने वाले सभी वकीलों को इस बात का निर्देश दें कि सही तथ्य माननीय उच्च न्यायालय पटल पर रखा जाए, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर मेडिकल कॉलेजों में पूर्व से चली आ रही अनुसूचित जाति की 70% आरक्षण व्यवस्था यथावत बहाल रहे। क्या कोई लेटर भी आपने लिखा है CM को इसके रिगार्डिंग? चूंकि आज मैं पहले प्रेस के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आवश्यकता होगी तो मैं पत्र भी भेजूंगा, लेकिन चूंकि हमें पूरा भरोसा है कि उनकी मुख्यमंत्री की जो टीम है डे टू डे सारी मीडिया की खबरें उन तक पहुंचाते रहते हैं, ये भी मामला उन पर पहुंचेगा। ठीक। सर छात्रों के ऊपर जिस तरह से लाठीचार्ज किया, क्या कुछ नहीं? बहरहाल शांतपूर्ण तरीके से धरना दे रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो हम समझते हैं वो उचित नहीं था। अगर ABP के छात्रों ने कहीं कोई नाराजगी जाहिर की है और न्याय की गुहार की है तो लोकतांत्रिक है, उसे लोकतांत्रिक तरीके से न्याय की गुहार करने का पूरा हक है। लेकिन अगर आप शब्दों का प्रयोग किया है तो सर्वथा वो अनुचित है, ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए, लेकिन मांग उठाना जायज़ है।